फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों आज के टॉपिक में ना दो बातें हैं। एक, या तो ये टॉपिक में आप इस फॉर्मेट को रटें, जो कि मैं कतई नहीं चाहता कि आप इसको रटें, क्योंकि रटने का मतलब है बेटा आज कर लिया कल साफ। दूसरा तरीका बेटा, आप इसकी हर बात को समझें कि अगर कुछ ऐड के कॉलम में लिखी हैं बातें, तो सर ये रीजन क्या है, क्यों ऐड ये। अगर कुछ लेस करने को बोला गया है आपको, तो ऐसे कैसे मान लें कि सर लेस करना है, क्या रीजन है, क्यों लेस करना है ना। पूरी शीट, ये देखो शीट देखो आप जरा, यहां से शुरू हुई और ये देखो आप जरा, ये यहां तक, और फिर एक दूसरी शीट ये, यानी यहां तक। ये फॉर्मेट है, इसको लर्न करना बड़ा मुश्किल है, रट्टा मारना तो बड़ा मुश्किल है। आपको इसकी हर बात को बेटा समझना है, ठीक है। अब समझने के लिए सर लॉजिक पता होना जरूरी है। तो बच्चों आज आपको इस पूरी शीट के मैं लॉजिक समझाने वाला हूं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आओ सुनो मेरी बात को, सुनो बच्चों, हम 11th क्लास के अंदर कुछ सीख के आए हैं कि जब हम अपना फाइनल अकाउंट बनाते थे 11th क्लास के अंदर बच्चों, तो हमें याद है कि बेटा आप कुछ इस तरह से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया करते थे, अगर आपको बेटा याद है तो। अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या करते थे आप। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे, आप कहते थे बाय सेल्स, लेस सेल रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक on the credit side, to opening stock on the debit side, ऐसे ही to purchase less return, ऐसे ही to other expenses, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो और हुआ करते थे वो भी आप डेबिट कर लेते थे, फिर यहां से आप निकालते थे टू जीपी कैरिड डाउन, ऐसे। फिर उस जीपी को आप आगे उठा लेते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहां पर कुछ इनकम्स होती थी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ये कुछ इनकम्स आप लिख लेते थे यहां पे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कुछ और भी इनकम होती थी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय और कोई मिसलेनियस रिसिप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बच्चों कुछ खर्चे भी होते थे, आपको याद होगा, टू डेप्रिसिएशन, टू डोनेशन, ठीक है ना, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टू, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइटिंग वगैरह भी है ना, लाइटिंग, चलो लिख देते हैं, लो लाइटिंग लिख देते हैं, ऑफिस की लाइटिंग, ठीक है। टू ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, हाँ राधिका कह रही है सर रेंट भी देते थे, सैलरी भी देते थे, वेजेस भी देते थे। बेटे वेजेस ऊपर देते थे ट्रेडिंग में, है ना, सैलरी नीचे देते थे, वेजेस ऊपर देते थे। हाँ अगर वेजेस ऊपर बोलोगे तो यहाँ पे ये यहाँ पर ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ वेजेस, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरी, ये लो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
टू ऑफिस का रेंट, ठीक है बेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। फिर यहां पर निकल के आता था टू नेट प्रॉफिट कैरेट। और फिर आप क्या करते थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो आप कहते थे सर ये नेट प्रॉफिट निकला ना, इसको जोड़ दो कैपिटल के अंदर इन द बैलेंस शीट। यस बच्चों, यस, ऐसा कुछ हम करते थे जब हम 11th क्लास में थे और हम चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट, विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फॉर्मेट सेम ही होता था, आप ऐसा सब कुछ करते थे। पर बच्चों अब हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट नहीं है, अब हमारा चैप्टर क्या है, कैश। इसलिए बच्चों इसके डेबिट साइड में यहां ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो नॉन कैश होंगी। मतलब सर जिसको आपने पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जरूर है पर आपकी जेब से पैसा नहीं गया है, ऐसी बातों की वजह से हमारा ये नेट प्रॉफिट घट चुका है। बच्चों हर बात में ध्यान लगाना पड़ेगा अब आपको, अगर आपको इस चैप्टर का लॉजिक समझना है तो हर बात पे ध्यान लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी नॉन कैश बातें हैं जिसमें पैसा नहीं गया पर फिर भी आपने उसको कहां पे लिखा हुआ, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो चुका है बच्चों, घट चुका है। इन सब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आपको वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस किसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, ताकि आपका नेट प्रॉफिट क्या हो सके, एक्चुअलिटी पे आ सके। यानी नेट प्रॉफिट तो ठीक है वो तो आ गया था, जब निकाला था तब एक्चुअली निकाला था, ठीक है, लेकिन अब तो प्रॉफिट में डीलिंग नहीं करनी ना भाई, अब तो कैश फ्लो में डील करना है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को वापस क्या करना होगा, ऐड। आप कहेंगे सर पहले बता तो दो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, तो बच्चों लाओ मैं बताता हूं। ये देखो ये डेप्रिसिएशन, पहली ही टर्म कैसी है, नॉन कैश। आप मुझे बताओ जब आप फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो तो क्या किसी को पैसे देते हो, सोचो आप। मेरे पास एक मशीन है, ये लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक मशीन है बच्चों 1 लाख रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर मुझे एट द रेट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ बेटा, चाहे रिटर्न डाउन हो चाहे ओरिजिनल, पहले साल का तो डेप्रिसिएशन सेम रहता है, रिटर्न डाउन से भी 20,000 ही आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट से भी पहले साल का 20,000 आएगा, है ना। तो 20,000 आ गया सर, आपने कहा लिखा, आपने अपने पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया। आपने यहां अपने पी एंड एल अकाउंट की बच्चों डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिख दिया 20,000 रुपए। बच्चों बात समझ में आ गई, क्या आपने किसी को पैसे दिए, नहीं सर, सिर्फ आपने एक एंट्री बनाई होती है, एंट्री भी याद होगी अगर आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, आप अपनी मशीन की वैल्यू घटा लेते हो और एक नॉमिनल अकाउंट खुल जाता है डेप्रिसिएशन। जो नॉमिनल अकाउंट खुलता है डेप्रिसिएशन वो कहां जाके क्लोज करते हैं आप लोग, पी एंड एल अकाउंट में आप उसको जाकर के क्लोज कर देते हो, यानी कि आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को, ठीक है, ताकि आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को 20,000 रुपए से कम कर लेते हो। पर बेटे आपने किसी को पैसे तो नहीं दिए ना, इसको नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, घट चुका है। इसलिए आपको इन ट्रांजैक्शन को वापस क्या करना है बच्चों, सर ऐड करना है। किनको ऐड करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है। और सुनो, कुछ ऐसी पी एंड एल अकाउंट के अंदर, कुछ ऐसी पी एंड एल अकाउंट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी आपने ऐड बैक करना है, नॉन कैश एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इन सब ट्रांजैक्शंस को बेटा आपने क्या करना है, ऐड बैक करना है। क्वेश्चन है सर ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, बेटा जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है,
उन सबको आपको एड बैक करना है। तो मुझे दो तरह की ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है, या तो वो नॉन कैश होनी चाहिए पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, या फिर वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए जिनकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो चुके हैं, घट चुके हैं। हमें वापस इनको ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है? नेट प्रॉफिट के अंदर। कौन सा नेट प्रॉफिट के अंदर? जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, हमें उसके अंदर इसको वापस ऐड बैक करना है। आओ बच्चों मैं बताता हूं नॉन कैश डिटेल और नॉन, एक तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कौन सी है और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी है, जरा उनकी डिटेल कर लेते हैं। देखो आपको मान लीजिए ये प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए का, ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए का, सब कुछ माइनस करके, कैश, नॉन कैश, बिजनेस, नॉन, सब कुछ, सारी ट्रांजेक्शन्स आपने यहां से माइनस कर ली, सब करके आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये मैंने लिख लिया सबसे पहले यहां पे 50,000। अब मुझे इसके अंदर क्या ऐड ऑन करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड ऑन करने हैं, जो मैंने अभी बोला, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, वापस ऐड बैक करना है, क्योंकि ये माइनस हो चुके हैं ना, अब वापस से ऐड ऑन करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने कैश फ्लो को डील कर सकूं। तो बच्चों ढूंढनी है आप मुझे वो बातें सारी की सारी जिनकी वजह से बिजनेस में से कैश नहीं गया, पर मैंने उसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर रखा है। अब उसमें सबसे पहली बात है डेप्रीसिएशन। ये देखो बेटा, ये वापस ऐड कर लिया, 50,000 के अंदर वापस ऐड कर लिया ताकि प्रॉफिट में ऐड ऑन होके और कैश फ्लो का एक्चुअलिटी पता चल सके। ऐसे ही जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं बेटा, गुडविल राइट ऑफ करते हैं, तब कौन सा आप किसी को पैसे देते हो ना? गुडविल राइट ऑफ कैसे होती है बेटा? आप पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में गुडविल राइट ऑफ कर देते हो। वो गुडविल या वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो आपकी ये सब क्या है, ये सब आपकी, ये देखो ये सब आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स शो होती हैं, जिसको धीरे धीरे आप क्या करते हो बेटा, राइट ऑफ करते रहते हो बैलेंस शीट में से। जितना पार्ट आपने करंट ईयर में राइट ऑफ किया होता है बैलेंस शीट में से, उतना पार्ट लेस कर लेते हो और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देते हो, बट किसी को पैसे थोड़ी ना देते हो बेटे। बात समझने की कोशिश करो। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या ट्रेडमार्क या पेटेंट या इश्यू ऑफ शेयर, बैलेंस शीट में ये बिग एसेट्स आप दिखाते हो, धीरे धीरे उनको आप राइट ऑफ करते हो, बस इतना ही। पैसे आप किसी को नहीं देते, इसलिए इनको भी बेटा वापस क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। अब क्वेश्चन है सर किस किस के रिटर्न ऑफ को ऐड ऑन करना है बेटा? गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऐड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये सब वो खर्चे हैं जो आपने पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाए हुए होते हैं, पर आपकी जेब से कैश नहीं जाता, तो इसको ऐड बैक करना होगा। ओके सर, और बताओ सर और कौन सी बातें हैं बेटा? अगली बात, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। देखो मेरी मेरी कोई एसेट थी, मैंने उसको बेचा, नुकसान हुआ बेटे, एसेट को बेचने का मेरा बिजनेस थोड़ी ना है। सोचो आप, एसेट को बेचने का मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना है, तो उस एसेट को बेचने पे अगर लॉस होता है तो वो मेरा बिजनेस लॉस थोड़ी ना है। पर आप उसको कहां दिखाते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को? सर हम तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देते हैं, पर उस चीज का आपका बिजनेस नहीं है। यानी कि ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इज नॉट अ बिजनेस लॉस, सो विल बी एड बैक। सोचो 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 बेटे, हमारा बिजनेस है, सिंपल सी बात है, मेरा बिजनेस है धागे से, थ्रेड से कारपेट बनाने का, समझो बात को, ठीक है? थ्रेड से कारपेट बनाने का, मैंने एक मशीन खरीद रखी है सर, मशीन को मैंने बेच दिया, लॉस पे बिकी। अब वो जो लॉस पे मशीन बिकी, क्या मेरा ये बिजनेस है मशीनों को बेच के प्रॉफिट या प्रॉफिट कमाना या लॉस खाना? नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, पर मुझे बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मशीन बेचूंगा तभी तो नई मशीन लाऊंगा। अब पुरानी मशीन बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट इस चीज का मेरा बिजनेस नहीं है मशीनों को बेचने का, समझ रहे हो? इसलिए जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है बेटा, वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सो विल बी एड बैक। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डिवेंचर, याद करो बच्चों, याद करो,
मैंने ये रेशियो एनालिसिस में भी बताया था कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे, वो तो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के ऊपर जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस चीज का वो जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। और अभी मैं तुम्हें कौन सी ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ा रहा हूं। तो दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेसिकली इंटरेस्ट पेड जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अपने खुद के शेयर्स और डिवेंचर्स में डील करना। बच्चों कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल, तो ऑपरेटिंग नहीं है ना, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वापस इसको एड बैक कर दिया, क्योंकि ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड में था, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक करेंगे, पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से ये डिडक्ट होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक इस तरीके से प्रीमियम पेड अपने खुद के शेयर्स और डिवेंचर्स की रिडम्शन पे जब हम शेयर्स और डिवेंचर्स की रिडम्शन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट जब हम दे रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हैं वो P&L की डेबिट में दिखाते हैं। बट उस चीज में भी हमारी बेटा वो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल। तो प्रीमियम भी, ये वाली ट्रांजैक्शन भी बेटा कौन सी एक्टिविटी में दिखाई जाएगी? फाइनेंशियल में दिखाई जाएगी। ये भी किस में दिखाई जाएगी? फाइनेंशियल में दिखाई जाएगी। ये दोनों ऑपरेटिंग नहीं है, तो इसलिए ऑपरेटिंग में वापस क्या कर देना है? दोनों को बच्चों ऐड बैक कर देना है। बच्चों बातें समझ में आ रही है? These all are the transactions that are debited in the P&L account but have some problems. Either these are non-cash, non-operating, non-business, इन सभी ट्रांजेक्शंस को हमें वापस एड बैक करना है। अब जनाब एक बार ना वापस मैं आपको P&L पे लेके आ रहा हूं, सुनो। यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर इसके साथ कुछ नहीं करोगे क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अरे भाई ये तो बिजनेस का खर्चा है, कैश में आपने पे किया है। लाइटिंग बिजनेस का खर्चा है, कैश में आपने पे किया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का खर्चा है और सही पे किया है। सैलरी ये भी बिजनेस का खर्चा है, कैश में पे किया है। ये भी बिजनेस का खर्चा है, कैश में पे किया है। इन सब का थोड़ी ना कुछ करना है। हमें कौन सी चुननी है चीजें जो नॉन कैश, नॉन बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग हो, उन चीजों को चुनना है। और वो P&L की डेबिट में है तो प्रॉफिट को कम करके बैठी हैं वो चीजें, उन चीजों को वापस ऐड कर देंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बेटा मुझे बताओ, ये देखो ये डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ये गुडविल का रिटर्न ऑफ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो अपने आप ही क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। इसलिए इन चीजों को मैंने ऐड ऑन कर रखा है। ये थी बेटा पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें जिनको हमें वापस ऐड करना है। दीज आर, हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। डन बच्चों? अब मैं उन बातों के बारे में बात करूंगा, उन बातों को डिस्कस करूंगा जो आपने P&L की क्रेडिट में लिखी हुई है। P&L की क्रेडिट में लिखी हुई है, यानी कि इनमें से कुछ बातों के बारे में बात करूंगा, पर जिनकी वजह से या तो कैश नहीं आया या फिर बिजनेस से इनका कोई लिंक नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेना देना कोई नहीं है। जैसे जैसे बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड, बच्चों मुझे फटाफट बताओ एक बार चैट बॉक्स में लिख के या बोल के बताओ फटाफट से, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है, क्या ये कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? इंटरेस्ट रिसीव्ड, फटाफट बताओ कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? देखते हैं किसको याद है अभी तक। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? गलत, राधिका गलत। वेरी गुड अमन, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए सर। बहुत ही बढ़िया आंसर। पता है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट का करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसके ऊपर रिवार्ड पाना वो भी कौन सी एक्टिविटी है? सर जी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग तो नहीं है ना? ना सर ऑपरेटिंग तो नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्या कर देंगे? माइनस, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको क्या कर देंगे? प्लस। डबल ट्रांजैक्शन प्ले करेंगे बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ। समझ में आ रही है बात सभी को? इट इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपका ये बिजनेस नहीं है इंटरेस्ट कमाना। आप कहेंगे सर अगर हम बैंक हुए तो, हाँ फिर आपका बिजनेस है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, जब हम एक जनरल क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम अपने आप को बैंक एज्यूम नहीं कर सकते, हम आपको अपने आप को जो है फाइनेंशियल नहीं ले सकते, ठीक है। हम अपने आप को सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन लेके चलेंगे?
हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लेकर के चलेंगे बेटा। अपने आप को फाइनेंशियल कंपनी नहीं समझ लेना, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझ के चलना है। राइट, अगली बात करो बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड। ये कौन सी एक्टिविटी में डील होना चाहिए, बता दो जरा फटाफट। डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी में डील होना चाहिए? मन्नत कह रही है इन्वेस्टिंग, अमन कह रहे हैं इन्वेस्टिंग, राधिका कह रही बहुत ही बढ़िया कह रहे हो बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हो आप लोग। यस, इन्वेस्टिंग, क्योंकि डिविडेंड किस में मिलेगा? जब हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे। जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर जो डिविडेंड आएगा, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना मतलब इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन, तो उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव करना मतलब ऑल्सो इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन, सो इट इज एन इन्वेस्टिंग इनफ्लो। तो अगर ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है तो ये जो प्रॉफिट के अंदर, इसका मतलब ये इनकम एडिड है। सोचो आप, ये पैसा इसमें जुड़ा हुआ है प्रॉफिट 50,000 के अंदर, तो वापस इसको क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर देंगे और किस में ऐड करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इस डिविडेंड रिसीव्ड को ऐड करेंगे। डन है बच्चों? अच्छा, अगली बार में बताओ, रेंट रिसीव्ड के बारे में बात करो मेरे साथ कि रेंट रिसीव्ड क्या है, कौन सी एक्टिविटी में डील होना चाहिए? मन्नत गलत, गलत बेटा। यस राधिका करेक्ट, इन्वेस्टिंग। मन्नत बेटे ऑपरेटिंग में कैसे डील करेगी मुझे बताओ? क्या हमारा यही काम है कि हम अपने बिल्डिंग्स को किराए पे चढ़ाते रहते हैं? नहीं, अगर हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, हम कोई ऑफिस फ्लैट किराए पे देते हैं, देन इट इज अ सेपरेट इशू। दैट मींस इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यू विल से सर इट इज एन ऑपरेटिंग इनफ्लो, बट इफ वी आर नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वी आर सिंपली a manufacturing company, then rent received is not my operating inflow, it is my investing inflow. इज दैट ओके? तो ऑपरेटिंग में से इसको क्या कर देना चाहिए, माइनस, और इन्वेस्टिंग के अंदर इसको क्या कर देना चाहिए, प्लस। तो मैं समझता हूं कि आपको बात मेरी समझ में आ गई है कि जिस तरह से हमने, अब वापस जरा इस पे आ जाओ फॉर्मेट पे जी, जिस तरह से हमने इन चीजों को ऐड ऑन किया है तो बहुत सारी चीजें ठीक उसी तरीके से हमें माइनस भी करनी है। तो माइनस करते हुए बेटा क्या क्या माइनस कर रहा हूं, जरा ध्यान दे। माइनस कर रहा हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। पता है क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि बेटा लॉस को ऐड किया था। क्वेश्चन है सर लॉस को ऐड क्यों किया था, वो तो बता दिया था आपने, क्योंकि हमारा मशीनों को बेचने का हमारा बिजनेस नहीं है, तो उससे जो लॉस हुआ वो P&L अकाउंट में डेबिट तो किया, पर वो नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है तो वापस ऐड ऑन हो गई। तो ठीक इस तरीके से प्रॉफिट हुआ तो वो आपके P&L में क्रेडिट है, जिसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा रखा है उसको वापस क्या करेंगे आप, माइनस, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो इट विल बी लेस्ड। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों क्यों माइनस कर लिए सर? ये भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये तीनों भी कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग इनकम से, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड ऑन करेंगे ना, ऑपरेटिंग में से तो लेस करेंगे ना, इसलिए लेस कर दिए। और डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जी आप शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, जिसपे आपने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, शेयर होल्डर मतलब कि आपने डिस्काउंटेड वैल्यू पे शेयर्स और डिबेंचर्स रिडीम करे हैं। मतलब डिस्काउंट पे का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो 5% डिस्काउंट पे, यानी 95,000 रुपीज आप उनको पे कर रहे हैं, 1 लाख के बदले में 95,000 पे कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए का आपका फायदा हो गया, आप उसको P&L में क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो भी कोई आपकी बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, वो आपकी फाइनेंशियल इनकम है, क्योंकि अपने खुद के शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू और रिडीम करना, ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है बच्चों, फाइनेंशियल। तो ये जो फायदा आपको हुआ है ना, डिस्काउंट का फायदा हुआ है, ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन डील करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे, फाइनेंशियल। सो दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज फाइनेंशियल इनकम। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से इसको क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग सभी खर्चों को ऐड 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 ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग सभी इनकम को माइनस 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 करके अब जब हम पहुंचे हैं तो इसको बोलते हैं, कौन सा प्रॉफिट आया सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया सर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या नाम बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अभी करना है, इसके ऊपर काम अभी करना है। क्या काम करना है? अभी हमें देखना है वर्किंग कैपिटल की वजह से क्या कुछ, वर्किंग कैपिटल की वजह से क्या कुछ हमारा फ्लो ऑफ कैश में एड ऑन या लेस हो रहा है। यहां तक की बात बेटा एक सेगमेंट है। अब जरा मैं वर्किंग कैपिटल पे आपसे बात करता हूं, पहले एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपसे। ध्यान देना बेटा, एक्स्ट्रा ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू डू द डेली वर्क। बिजनेस को रूटीन वर्क चलाने के लिए जो कैश चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल चाहिए। जब हम बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ाते हैं डेली ट्रांजैक्शन की, तो हमारा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस वो घटता है। सोचो सोचो, क्योंकि पैसा तो मैंने बिजनेस में लगा दिया ना, तो मेरा जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है या जो कैश इन हैंड है वो कम होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर मैंने लगा दिया पैसा, वर्किंग कैपिटल बढ़ा दी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर वर्किंग कैपिटल को बढ़ाओगे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक रिड्यूस होगा। अगर वर्किंग कैपिटल को घटाओगे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इंक्रीज होगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस से कैश निकाल करके बैंक में डाल रहे हो। हाँ वो भी बताऊंगा, सीए माइनस सीएल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर अभी आएंगे। मेरी बात समझो, पहले मैं जो कह रहा हूं वो समझो। मैंने ये कहा आपसे, मुद्दा क्या पकड़ रहा हूं मैं वो समझो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, वर्किंग कैपिटल का मतलब तो चलो तुम्हें पता है, सीए माइनस सीएल। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा अभी, मैं बात इस टॉपिक पे कर रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल अगर आप घटाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप डेली बिजनेस करने के लिए जो पैसा यूज करते थे आप पहले से कम यूज करते हो। तो वो पैसा जो कम यूज करते हो, वो पैसा कहां पे डाल दिया अब आपने? बैंक में डाल दिया, या कैश इन हैंड होगा हमारे पास, वो बढ़ेगा। मैं इतनी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब इसको आप क्या मान के चलोगे? इसको आप मान के चलोगे सर पैसे का बढ़ना, वर्किंग कैपिटल का घटना, पैसे का बढ़ना। और वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, अगर आप डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपने पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करते हो तो आप बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड को रिड्यूस करते हो। तो 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 अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपको यह कहता हूं कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सो इट विल व्हाट? द इनफ्लो ऑफ कैश, कैश बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आपको ऐड करना है। यानी वर्किंग कैपिटल अगर आपकी कम हो जाती है, वर्किंग कैपिटल अगर आप डिक्रीज कर लेते हो, तो उस चीज को आपको क्या करना है? ऐड। बात दोबारा समझो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मींस डेली रूटीन वर्किंग कैपिटल आप कम कर रहे हो, मतलब बैंक बैलेंस और कैश, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके बढ़ रहे हैं। और यही तो टॉपिक है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मुद्दे भी तो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बढ़ जाएगा। अब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे होगी भाई? ये देखो, ये रहा वर्किंग कैपिटल हमारे पास, सीए माइनस सीएल। अगर वर्किंग कैपिटल कम करनी है तो कैसे होगी वर्किंग कैपिटल कम? या तो करंट एसेट्स कम हो जाए तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, या फिर करंट लायबिलिटीज बढ़ जाए तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के कम होने को जब हमने एड ऑन करना है तो वर्किंग कैपिटल का कम होना मतलब सीए का कम होना या सीएल का बढ़ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीए के कम होने को ऐड करना है और सीएल के इंक्रीज होने को भी ऐड करना है। अगर किसी को मेरी बात लॉजिकली समझ में नहीं आई है तो मैं अभी उसको क्रैमिंग के तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सुनो ध्यान से, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में बात कर लेता हूं एक बार पहले मैं आपसे। इधर देखो, वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, पहले पूरी बात समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब आप रूटीन में बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हो। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आपके बैंक बैलेंस कम होगा, कैश इन हैंड भी कम होगा, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके कम हो जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कम होना। कम होना तो मतलब उसको माइनस करना है। अब वर्किंग कैपिटल का बढ़ना कैसे पॉसिबल है? सीए का बढ़ना और सीएल का घटना, यानी कि सीए के बढ़ने को भी लेस करना पड़ेगा और सीएल के घटने को भी लेस करना पड़ेगा। तो ये देखो आप,
CA के बढ़ने को लेस करना पड़ेगा और CL के घटने को भी लेस करना पड़ेगा। अब किसी को अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो इलॉजिकल बात सुन लो, रट्टे फट्टे की बात सुन। करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन है और करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब क्या? मतलब करंट एसेट बढ़ेगी तो घटेगा अपोजिट, करंट एसेट घटेगी तो प्लस होगा। ये देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड है और इंक्रीज इन करंट एसेट लेस है, यानी करंट एसेट्स के साथ अपोजिट रिलेशन है, लेकिन करंट लायबिलिटीज के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड होगा, करंट लायबिलिटी घटेगी तो लेस होगा। ये देखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड होगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो लेस होगा। अब किसी को अगर ऐसे करना है तो बच्चा ऐसे कर ले, लेकिन अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो उससे तो बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, जो मैंने अभी बताई आपको सारी लॉजिकल। ठीक है बच्चों, अब ये वर्किंग कैपिटल के चेंज को डील करने के बाद में जो हमारे पास कैश आएगा उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसमें से बस एक चीज माइनस करनी है, वो है इनकम टैक्स पेड। ये खर्चा माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव आंसर आया, अगर ये वाला आंसर, इसकी बात करो बच्चों, अगर इसका पॉजिटिव आंसर आया तो इसको बोलेंगे कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आया इसका फाइनल आंसर सब कुछ करने के बाद प्लस माइनस, नेट प्रॉफिट के अंदर सब प्लस माइनस करने के बाद नेगेटिव आया तो इसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी आप सिर्फ दिमाग में एक इमेज बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बच्चों, मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये सारी बातें का लॉजिक अभी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इसी लेक्चर में आपको लॉजिक समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, ये बात समझना। ठीक है, ये हुआ बच्चों, ये हमारी अभी जो हमने डील करी है, ये डील करी है हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग। ये बैलेंस मेरा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन बच्चों। अब मैं बात करने चला हूं आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। बच्चों आप सब लोगों को याद होगा, बाकी दो एक्टिविटीज में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने क्या करी थी, क्या बोला था? कहीं हम इन्वेस्टमेंट करें फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इनमें पैसा लगाएं या इनको बेचें, तो पैसे का आना और जाना, ये कौन सी एक्टिविटी में डील होने वाली ट्रांजेक्शंस है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो आओ जरा देखते हैं एक बार कैसी कैसी बातें कर रहा हूं मैं आपसे। देखो सुनो, कैसी बातें कर रहा हूं, देखो सुनो। आपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पैसा है, इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जोड़ेंगे। आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इनफ्लो है, जोड़ेंगे, बहुत आसान है। और इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न है वो तीन तरह की होती है, मैंने ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों इनकम्स रिसीविंग वाली हमारे पास तब आती हैं जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। रेंट तब मिलता है जब बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करो, इंटरेस्ट तब मिलता है जब किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो, और क्या रह गया, डिविडेंड तब मिलता है जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है ना? तो ये तीनों तरह की जो रिसीविंग्स हैं, ये तीनों तरह की जो रिसीविंग्स हैं, ये आपकी इन्वेस्टिंग इनफ्लो, क्योंकि इन तीनों तरह की चीजों में पैसा लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये तीनों इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। अब माइनस क्या करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? माइनस क्या करना है भाई? तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो वो माइनस करना है। जैसे परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सर पैसा गया। परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सर पैसा गया। जैसे गुडविल, किसी दूसरे बिजनेस की गुडविल को खरीदने ना, अब मैं कहूं सर मैकडी की फ्रेंचाइजी लेनी है मेरे को, भाई मैकडी वालों को पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है, भाई डोमिनोज को पैसे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना? तो आप किसी गुडविल खरीद रहे हो, कॉपीराइट खरीद रहे हो, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, आप राइट्स खरीद रहे हो, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा। ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। तो इन्वेस्टिंग इनफ्लोज ऊपर हो चुके हैं, इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज नीचे हो चुके हैं। बेटा आप क्या करोगे, अपने इन सभी प्लस 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 को सम कर लोगे। बेटा इन तीनों का सम मान लो आ रहा है 3 लाख, एक आइडिया दे रहा हूं आपको, इन तीनों का सम आ रहा है मान लो 3 लाख, और इन तीनों का माइनस आ रहा है मान लो 2,50,000। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा
कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास 50,000 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि 3 लाख का इनफ्लो है, 2.5 लाख का आउटफ्लो है। तो नेट क्या है? नेट सर इस एक्टिविटी में 50,000 रुपीज का पॉजिटिव है, दैट इज कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ गए? ऊपर ऑपरेटिंग भी मान लेते हैं, सब कुछ ऊपर वाला सारा काम करने के बाद मेरे पास यहां पर आया था, सपोज कर लो 70,000 का पॉजिटिव। 70,000 was cash from operating activities. 50,000 is cash from investing activities. Done. इन दो एक्टिविटीज से मेरे पास कितना कैश आया है? 1,20,000 रुपए। आइए बच्चों तीसरी एक्टिविटी पे बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब होता है अपने खुद के शेयर्स और खुद के डिबेंचर्स, लोन्स, एडवांसेस में डील करना। ठीक है ना? तो जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो है खुद की कंपनी के, खुद की कंपनी के। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हम इश्यू नहीं कर सकते, खरीद सकते हैं, तो वो वैसे भी फाइनेंशियल नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग हो, सॉरी वो इन्वेस्टिंग होगा। और अगर हम बैंकिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग होगा। बच्चों मैं पिछली बातें भी रिवाइज कराते चले जा रहा हूं आपको, समझ रहे हो? लेकिन खुद की कंपनी के शेयर्स को इश्यू करना, चाहे कोई भी कंपनी हो, हर एक के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो पैसा आया, लोन लिया, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पैसा आया। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी, मैंने पहले बैंक से 50,000 ले रखे थे, अभी मैंने बैंक से 75,000 रुपए ले रखे हैं। तो नेट मेरे पास क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? बेटा इनफ्लो हो रहा है। 25,000 रुपए आपने बैंक से लिए होंगे ना, तभी बैंक का ओवरड्राफ्ट पहले 50,000 का था, अभी ओवरड्राफ्ट कितने का हो गया? 75,000 का। तो नेट आपने बैंक से 25,000 का इन लिया है। सो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज इनफ्लो ऑफ कैश, सो इट इज इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये 3 इनफ्लोज आ गए आपके पास। ठीक ऐसे ही बच्चों, जब आप इनके पैसे वापस करोगे, किस किस के पैसे वापस करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करोगे, क्योंकि रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं बच्चों। कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं करती, ठीक है ना? अगर शेयर्स रिडीम होते हैं तो कौन से रिडीम होते हैं? प्रेफरेंस तरह के शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स जो टाइप होते हैं वो ही रिडीम होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो रिडीमेबल नेचर के होने चाहिए। और डिवेंचर्स भी, ठीक है? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये माइनस हो जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैश गया, आपने बोरोइंग्स को रिपे कर दिया, पैसा गया। इंटरेस्ट पेड, ऊपर क्या बताया था बेटा? इंटरेस्ट पेड अपने खुद के डिबेंचर्स पे, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो पहले खुद के डिबेंचर्स को डील करना कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल। बहुत सिंपल है। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भैया एक चीज बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल, भाई क्या चक्कर है? बेटा इंटरेस्ट मिलता कब है? जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन इंटरेस्ट पे कब करते हो? जब तुम डिवेंचर्स खुद के इश्यू करते हो। जब एक कंपनी खुद के डिवेंचर इश्यू करती है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल। इसीलिए बच्चों इंटरेस्ट पेड यहां पर फाइनेंशियल आउटपुट है, नेगेटिव, पैसा गया। और बैंक ओडी ये तो बता ही दिया मैंने, डिक्रीज। अगर तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट कम कर लिया है अपना, पहले तुमने बैंक के 50,000 देने थे, अभी तुमने बैंक के सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, इसका मतलब तुमने बैंक को 40,000 पे कर चुके हो तुम। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? कैश गया होगा, तो इसलिए ये भी लेस करना है। फिर उसके बाद फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ठीक है? ये डिविडेंड्स किस पे देते हो तुम भाई? अपने खुद के डिबेंचर्स पे ही तो देते हो। अब खुद के डिबेंचर्स पे डील करना कौन सी ट्रांजैक्शन है? सर फाइनेंशियल है। तो खुद के डिबेंचर्स पर डिविडेंड पे करना भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? सर जी वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यही तो कह रहा हूं मैं। और मान लीजिए ये सब ऐड किया आपने तो 30,000 आया, और माइनस वाली ट्रांजैक्शन देखी तो 40,000 आया। तो इसका मतलब इस तीसरी एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, आपका बैलेंस आया 10,000 का नेगेटिव। तो नेगेटिव को कैसे शो करते हैं बच्चों? ब्रैकेट में शो करते हैं, 10,000 नेगेटिव, ऐसा। अब पहली दो एक्टिविटी में क्या पोजीशन थी? 70,000 पॉजिटिव,
50,000 पॉजिटिव, यानी 120 पॉजिटिव, 120 पॉजिटिव, 7 और 50, हाँ 120 पॉजिटिव माइनस 10 नेगेटिव, दैट इज ऑल द थ्री एक्टिविटीज 110 पॉजिटिव। यानी तीनों एक्टिविटीज का A प्लस बी प्लस सी, ए इज ऑपरेटिंग, बी इज इन्वेस्टिंग, सी इज फाइनेंशियल, तीनों का सम करके कितना आ गया? 1,10,000 रुपए का पॉजिटिव, 1,10,000 रुपए का पॉजिटिव। डन है बेटा। अब इसके अंदर आपको ऐड करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज दिस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? वी हैव डिस्कस्ड इट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन सबका ओपनिंग सम कर दो, ओपनिंग सम कर दो। इन सबका ओपनिंग सम है, मान लो सपोज मैं आपको कहता हूं ये 5,000 है, ये 2,000 है, ये 3,000 है, ये 1,000 है। 5 1 6 2 8 और 3 11,000 है। तो A प्लस बी प्लस सी में आपने ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 11,000, एंड नाउ दिस टोटल विल बिकम 1,21,000। और मजे की बात बताऊं बच्चों आपको, ये 1,21,000 रुपए 100% श्योर, क्या ये 1,21,000 रुपए 100% श्योर किसके बराबर होना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मान लीजिए ये है 50,000, मान लीजिए ये है 20,000, मान लीजिए ये है क्या है, ये 30,000, तो ये है 21,000। समझ गए बच्चों? 70 और 1,00,000, 1,00,000 और 1,21, इन सबका सम 1,21,000 रुपए आएगा। अगर आए तो ही आपका क्वेश्चन सही है, तो ही आपका क्वेश्चन सही है। और अगर बेटा अगर आपके A प्लस बी प्लस सी के अंदर अगर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करें और आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना आए, मतलब 1,21 ना आए, अगर क्लोजिंग वाला 1,21 है और आपका ना आए, तो 100% श्योर अब आपका क्वेश्चन गलत है। आपको तीनों एक्टिविटीज को दोबारा से चेक करना होगा, दोबारा से देखना होगा, क्या पता प्रॉब्लम ऑपरेटिंग में है, इन्वेस्टिंग में है कि या फिर फाइनेंशियल में है। और वो गलती फिर मिलना बेटा मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आपका सही होगा तो ही ठीक है। तो उम्मीद है बेटा पूरा फॉर्मेट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा।